कभी गजरे, कभी गुलाब के फूल, कभी गुब्बारे तो कभी कच्चे नारियल की फाकें बेचती हुई वो अक्सर किसी न किसी लाल बत्ती पर दिख ही जाती थी। लाल बत्ती पर गाड़ियों के रुकते ही वो हर गाड़ी का शीशा खटखटाती और सभी से खरीद लेने का आग्रह करती। पर लोग हाथ से आगे बढ़ने का इशारा करते और फिर जो चाहे जितनी देर गाड़ी खड़ी रहती, पर दोबारा उसकी तरफ देखते भी नहीं। मुझे ऐसे लोगों पर बड़ा क्रोध आता। ऐसी भी क्या हृदयहीनता। अचानक हरी बत्ती होते ही गाड़ियां आगे बढ़ जाती और वो असहाय सी देखती रह जाती। मैं अक्सर बैक मिरर पर उसको देखता और उसके अनमनेपन को पढ़ने की कोशिश करता। फिर वो आंखों से ओझल हो जाती और मेरा मन बहुत देर तक खिन्न रहता। मैंने आज तक कभी भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। वो जब भी कभी मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाती, मैं बेवजह ही उससे वो खरीद लेता जो वह बेच रही होती। धीरे धीरे वो मुझे पहचानने लगी थी और बहुत सी गाड़ियों के बीच में से निकलती हुई वो मेरी गाड़ी तक पहुंच जाती। कुछ दिन से मैं देख रहा था कि वो अब फिर सिर्फ फूलों के गजरे बेचती है और बाकी चीज़ें बेचना बंद कर चुकी है। कारण मेरी समझ में नहीं आया, पर मैंने कभी पूछना मुनासिब न समझा। इधर करीब एक हफ्ते से वो किसी भी लाल बत्ती पर नहीं दिखी। पहले तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, पर अचानक मुझे लगा कि वो कुछ बेचने नहीं आ रही है। मुझे लगा कि वो शायद बीमार हो। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि उसका नाम भी पता नहीं था जिससे मैं उसके बारे में पता कर सकूं। इसी बीच किसी दिन मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, आजकल आप ठाकुर जी के लिए फूलों की माला नहीं लाते? हाँ, आजकल लौटने में देर हो जाती है, इसीलिए नहीं लेकर आ पाता। दरअसल वो गजरे मैं खरीदता था उस 15 वर्षीय लड़की से। सुलेखा उनको हाथों से जोड़कर माला बना लेती और ठाकुर जी की पूजा करते समय उन्हें पहना देती। 10 वर्ष पहले माँ बाबा ने सुलेखा को पसंद किया और हमारा विवाह हो गया। मैं एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। अपने 10 साल के वैवाहिक जीवन में एक आम सी घिसी पिटी जिंदगी गुजार रहा था। 2 बच्चों का बाप बन गया, पर सुलेखा में कोई परिवर्तन नहीं ला पाया। वो दिन भर साड़ी में लिपटी घर के कामों में लिप्त रहती। उसके सिवाय उसे कोई शौक न था। रात के सारे काम निपटाकर आंचल से ही हाथ पोंछती और आकर बिना किसी शिकायत शिकवा के चुपचाप लेट जाती। मैंने बहुत कोशिश की, पर सुलेखा अपनी पृष्ठभूमि से निकलकर शहरीकरण को ना अपना सकी। अब तो बच्चों को भी शिकायत रहने लगी थी उससे। मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया था। बस चल रही है जिंदगी अपनी गति से। जब भी समय मिलता तो मैं कुछ लिखने बैठ जाता। इधर कई दिनों से मुझे वो गजरे बेचने वाली लड़की बहुत याद आ रही थी। मैं उस पर कुछ लिखने की ख्वाहिश लिए लाल बत्ती पर उसे ढूंढता रहता, पर वो दिखती ही नहीं। अचानक 2 दिन के बाद वो मुझे सर्किट हाउस की लाल बत्ती पर दिख गई। उसकी मांग में चमकता लाल सिंदूर और बंगाली स्टाइल में बंधी हुई गुलाबी साड़ी उसकी सांवली काया पर खूब फब रही थी। जब वो लड़की नहीं बल्कि पूरी औरत बन गई थी। लाल बत्ती पर 2 किलोमीटर तक जाम लगा था, सो क्लच ब्रेक से खेलते हुए बहुत देर लगने वाली थी। मैंने देखा वो गाड़ियों के बीच से निकलती हुई मेरी गाड़ी की तरफ ही आ रही थी। उसने शायद मेरी गाड़ी पहचान ली। मैंने गाड़ी का एसी बंद करके शीशा खोल लिया था। आज उसके हाथों में मोंगरे की खुशबूदार गजरे की बेड़ियां थीं और उसका जूड़ा भी उन्हीं गजरों से सजा हुआ था। मेरे पास आते ही मुस्कुराई और मोंगरे के गजरे दिखाकर बोली, कितने दे दूं साहब? मैं उसे देखकर अचंभित सा रह गया। उसकी आवाज़ सुन न पाया। मैंने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, अरे वाह, तूने तो शादी कर ली? वो थोड़ा सकुचाई सी बोली, मैंने कहा बाबूजी, वो तो बस हो गई, न जाने कैसे, पर इतनी कम उम्र में शादी?
कम उम्र कहाँ है बाबूजी, वो तो पूरे 35 वर्ष का है और 3 बच्चों का बाप भी है। मैं खींच उठा, बोला मैं तेरी उम्र की बात कर रहा हूँ। वो उदास हो उठी और बोली, हम गरीबों की उम्र कम ज़्यादा नहीं होती बाबूजी, हमारी तो ज़रूरतें ही कम और ज़्यादा होती हैं, उम्र का क्या है। मैंने उससे पूछा कि तेरी उम्र क्या है। 15.5 बरस, वो उकताई सी बोली। अब गजरे नहीं लेंगे क्या बाबूजी, कितने दे दूं? वो धीरे से सरकती हुई गाड़ियों को देखते हुए बोली। मैंने 4 जोड़े गजरे ले लिए और आगे बढ़ गया, पर मेरा दिमाग अभी भी उसी में अटका हुआ था। मैं आज भी उसका नाम न पूछ सका, पर किस मजबूरी में उसने 35 साल के आदमी से और 3 बच्चों के बाप से ब्याह किया होगा, मैं यही सोचता रहा। घर पहुंचकर मोंगरे के गजरे सुलेखा को देते हुए बोला, सारे ठाकुर जी को मत पहना देना, इनमें से 2 जोड़ी अपने लिए भी रख लेना। सुलेखा तुरंत बोली, मैं नहीं लगाती गजरे वजरे, ये भी कोई भले घर की औरतों को शोभा देता है क्या? मेरा दिमाग भिन्न सा हो गया, पर कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं था। ये सोचकर कपड़े बदलने चला गया। एक अजीब वर्जित सा ख्याल मेरे दिमाग में आया। माता पिता अपनी बेटियों को घर गृहस्थी की शिक्षा के साथ पति के मनोभावों को समझने की शिक्षा भी क्यों नहीं देते, जो कि एक सफल दाम्पत्य जीवन की पहली जरूरत होती है। खैर, सुलेखा ने सारे गजरे ठाकुर जी के लिए रख दिए। मसाले और प्याज लहसुन की गंध भरे आंचल से हाथ पोंछती हुई आकर सो गई। जीवन में पहली बार मुझे अपनी तकदीर से बड़ी निराशा हुई। सुलेखा ना तो मेरे साथ किसी पार्टी में जाती, ना बच्चों के पीटीएम में जाती। फिल्में देखने का तो उसे कोई शौक ही नहीं था, पर मोहल्ले के भजन कीर्तन में जरूर शामिल होती। वो हमेशा अचार, बड़ियाँ, पापड़, चिप्स बनाने में मशगूल रहती, पर मेरे घर पहुंचने पर कभी मुस्कुराती हुई ना मिलती। हमेशा दिन भर की थकान चेहरे पर लिए दरवाज़ा खोलती और पलटकर चल देती। यहाँ तक कि लंच में रोज़ वही खाना, कभी कोई नवीनता नहीं दिखाई देती थी। मैं भी मन मारकर अपने केबिन में ही लंच कर लेता। अगले दिन फिर बैंक जाते हुए वो नहीं दिखी, पर शाम को वापसी में एक लाल बत्ती पर मुझे वो अपने पति और उसके 3 बच्चों के साथ एक ऑटो में दिखी। वो लोग शायद कहीं घूमने निकले होंगे। मुझे थोड़ी ईर्ष्या हुई और खुद पर तरस भी आया। घर पहुंचकर मैंने अपनी खीज चाय और पकौड़ों पर उतार दी, जो सुलेखा अभी रख कर चली गई थी। मैंने सुलेखा को आवाज़ लगाई और बोला, कम से कम चाय तो पी सकती हो मेरे साथ, या वो भी भले घर की औरतों को शोभा नहीं देती। मैं चाय नहीं पीती शाम को। चाय भी कोई पीने की चीज़ है? सारा शरीर खराब कर देती है। मैं तो कहती हूँ आप भी मत पिया करो। उफ, मैं झल्ला कर खुद को ही कोसने लगा। क्यों बुलाया सुलेखा को चाय पीने के लिए? 2 दिन बाद उसे फिर देखा, पर आज वो एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए गजरे बेच रही थी और कुछ उदास थी। बच्चे के सिर पर उसने अपना आंचल डाल रखा था, धूप से बचने के लिए। मेरी गाड़ी को देखते ही वो कुछ सुस्त कदमों से मेरी तरफ आई और बड़े कातर स्वर में बोली, बाबूजी, आज कुछ ज़्यादा गजरे ले लो आप। ज़्यादा क्यों? और ये कौन है? मैंने उससे पूछा। ये राजा है बाबूजी, मेरे पति का सबसे छोटा बच्चा। इसकी तबीयत खराब है और ये मेरे बिना बहुत रोता है। सो मालिक ने कहा, इसे साथ ले जा, रो रो कर और बीमार हो जाएगा। तो मैं ले आई। मालिक कौन? मैंने कौतूहलवश पूछा। तो वो मुस्कुराकर बोली, हमारे स्वामी। खैर, आज मैं थोड़ी फुर्सत में था और थोड़ी जानकारी भी लेना चाहता था, सो मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया और बोला, बता कहाँ रहती है? चल मैं छोड़ देता हूँ तेरे घर। तेरा बच्चा भी तो बीमार है ना, इसीलिए। वो थोड़ी ही दूर पर बनी झुग्गियों में रहती थी। उसके घर पहुंचकर मैंने देखा एक आदमी झुग्गी झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ चटाइयाँ बुन रहा था। वो लड़की भागकर एक मूड़ा उठा लाई और मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गया और पूछा, तेरा नाम क्या है? सुतपा नाम है मेरा बाबूजी।
ऐसा कहकर वो चटाई बुनने वाले आदमी के पास जाकर बंगला भाषा में कुछ बोली तो वो उठकर मेरे पास आ गया और बड़ी शालीनता से नमस्ते करके वहीं जमीन पर एक छोटी सी आसन बनी चटाई पर बैठ गया। सुतपा भागकर एक गिलास गन्ने का जूस लेकर आई और उसने बड़े सम्मान के साथ मुझे पकड़ा दिया। तुम कौन हो भाई? मैंने उस आदमी से पूछा तो वो बोला, सुतपा मेरी पत्नी है साहब, और मेरा नाम लखन है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसके साथ लगन किया है, पर वो तो तुमसे बहुत छोटी है। वो मेरी बात काटता हुआ बोला, मोहब्बत और ज़रूरत उम्र नहीं देखती बाबूजी। अगर मैं इससे लगन न कर लेता तो आज ये कहीं किसी कोठे पर बैठी होती। मेरे ये बिन माँ के बच्चे झूठा कूटा खाकर सड़क के कुत्ते की तरह जिंदगी बिताते। मैं लखन के जवाब से हतप्रत रह गया और बोला, कुछ और बताओ अपने बारे में, मैं तुम पर कहानी लिखूंगा। लखन हाथ जोड़कर बोला, हम गरीब लोगों की कोई कहानी नहीं होती साहब, हमारी तो बस मजबूरी होती है। अचानक मुझे ध्यान आया कि काफ़ी देर हो चुकी है, सो मैं बोला, लखन आज मैं काफ़ी जल्दी में हूँ, पर कल मैं फिर आऊँगा और तुम्हारी पूरी कहानी ज़रूर सुनूंगा। कहकर मैंने वह गिलास वहीं ज़मीन पर रख दिया और उठ खड़ा हुआ। वो दोनों गाड़ी तक मुझे छोड़ने आए और मैं गाड़ी बैक करके वहाँ से मेन रोड पर आ गया। घर पहुंचकर देखा तो पिछली सीट के नीचे सुतपा की गजरे वाली टोकरी रखी थी। वो शायद ले जाना भूल गई होगी। ये सोचकर मैं टोकरी उठाकर अंदर आ गया। सुलेखा ने मुझे एक नज़र देखा और चाय बनाने अंदर चली गई। मैंने मेधा को आवाज़ लगाई और एक गिलास पानी लाने को बोला। पानी पीकर मैं वहीं सोफे पर अधलेटा सा आंखें बंद करके पड़ गया। सुलेखा चाय के साथ कुछ चिप्स पापड़ तलकर ले आई और मेज पर रखकर बोली, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं अनमना सा उठकर बैठ गया और बोला, कुछ नहीं, तबीयत ठीक है, थोड़ा थक गया हूँ बस। सर में तेल लगा दूँ? सुलेखा ने पूछा तो मैंने मना कर दिया। सुलेखा रोज की तरह वापस चली गई और घर के कामों में व्यस्त हो गई। कपड़े बदलकर बैठा ही था कि सुलेखा चिप्स पापड़ की प्लेट उठाकर लाई और बोली, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। मैंने कितने चाव से कितने नए तरीके के पापड़ बनाए, आपने चखा तक नहीं। मेरा सब्र जवाब दे गया और मैं चीख पड़ा, सुलेखा मैं सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर पर नहीं आता, इसके सिवाय भी मेरे पास कुछ और होना चाहिए, और वो है तुम्हारा साथ। वो मुझे बिल्कुल नहीं मिलता। तुम समझती क्यों नहीं? कभी बैठती हो तुम फुर्सत से मेरे पास 2 घड़ी? कभी पूछती हो मेरा दिन कैसा बीता? सुलेखा, जिंदगी सिर्फ अचार मुरब्बा या चिप्स पापड़ नहीं है, जिंदगी इसके अलावा भी कुछ है, ये तुम कब समझोगी? पर सुलेखा कभी इन बातों को गुणता से नहीं समझती और ना ही कभी उस पर उसका कोई असर होता। अगले दिन रविवार था, अवकाश का दिन। मैं नाश्ता करके सुतपा के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में रुककर उसके बच्चों के लिए खाने पीने का कुछ सामान खरीदा और थोड़ी देर बाद उसके घर पहुंच गया। आज मैं थोड़ा उत्साहित था क्योंकि मुझे विश्वास था कि आज मेरे हाथ एक बहुत अच्छी कहानी लगने वाली है। मैंने देखा वो दोनों पति पत्नी मेरा इंतजार कर रहे थे। सबने नहा धोकर घर के धुले साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उनकी खोली भी बिल्कुल साफ सुथरी थी और एक रुई की गद्दी वाली कुर्सी रखी थी जिस पर उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गया। सुतपा एक तस्तरी में कुछ बताशे और नींबू का मीठा शरबत बनाकर ले आई और लखन ने बड़े सम्मान से मुझे वह शरबत का गिलास पकड़ा दिया। लखन और सुतपा एक चटाई बिछाकर बैठ गए। मैंने अपना शरबत ख़त्म किया तो लखन ने गिलास ले लिया और सुतपा को कुछ इशारा किया। सुतपा अंदर चली गई। मैंने लखन से थोड़ा प्रोफेशनल होकर कहा, अब कुछ बताओ अपने बारे में जिस पर मैं कहानी लिखूंगा और उसके लिए तुम्हें पैसे भी दूंगा। लखन ने हाथ जोड़ दिए और बोला, साहब हम गरीबों के पास बताने को कुछ नहीं होता, सिर्फ ज़रूरतें और परेशानियां हर वक्त मुंह फाड़कर खड़ी रहती हैं। आप इतना सब कुछ लेकर आए मेरे बच्चों के लिए, हमारे घर आए, यही हमारा अहोभाग्य है,
पर मुझे तो अपनी कहानी के लिए कोई प्लॉट चाहिए था, इसीलिए मैंने उसे कुरेदना शुरू किया। इस बीच सुतपा मेरे लिए चाय और पकौड़े बनाकर ले आई। फिर थोड़ी देर बाद एक खीर का कटोरा भी पकड़ा दिया। इतनी आप भगत की ना कोई ज़रूरत थी और ना ही मुझे इसकी आदत थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद सुतपा आकर लखन के पास बैठ जाती और उसे मंत्रमुग्ध होकर निहारती रहती। मेरी अनुभवी आंखों ने इसके प्रति लखन का प्यार और समर्पण छुपा हुआ ना रह सका। करीब 1 घंटे बाद जब मैं उसके घर से निकला तो मेरे पास जीवन के हर अच्छे बुरे वक्त के एहसास का मिश्रित प्रभावशाली प्लॉट था। चलते समय मैंने 1000 रुपये लखन को दिए और 500 रुपये सुतपा को दिए। बोला, कल तुम अपने गजरों की टोकरी गाड़ी में भूल गई थी, इसीलिए दे रहा हूँ। बड़ी नानुकुर के बाद उन लोगों ने पैसे ले लिए और सुतपा ने मेरे पांव छूते हुए निष्पाप स्नेहल नज़र से मुझे देखा। अब मुझे जल्दी घर पहुँचने की जल्दी थी ताकि मैं अपना सबसे पसंदीदा शौक़ पूरा कर सकूं। बच्चे खाना खा चुके थे। सुलेखा मेरी थाली रख गई और जाकर बर्तन धोने लगी। मैंने जल्दी जल्दी खाना ख़त्म किया और अपनी टेबल पर आकर बैठ गया। कहानी क्या थी? 2 विपरीत दिशाओं में जाती हुई एक ऐसी दास्तान थी जिसके एक छोर पर मैं और एक सुलेखा थे और दूसरे छोर पर लखन और सुतपा थे। एक छोर अर्थहीन, दूसरा अर्थयुक्त। सुतपा का बावा लखन के बड़े भाई का दोस्त था और 4 खोलियों के अंतर पर दोनों का घर था। सुतपा के बावा को रोज़ दारू पीने की बहुत बुरी लत थी। फलस्वरूप उसका लीवर खराब हो गया था और सुतपा की माँ के कर्ज में डूबकर दवा करने के बाद भी वो बच नहीं सका। अपने पीछे छोड़ गया पहाड़ जैसा कर्ज, असमय बूढ़ी होती पत्नी और जवान बेटी। वो बड़े मुश्किलों वाले दिन थे उनके लिए और कर्ज को उतारने के लिए सुतपा की माँ दिन रात काम करने में लगी रहती। पर उस हड्डियों के ढांचे में इतनी शक्ति ना बची थी, सो वो भी बीमार रहने लगी। अब पेट भरने के लिए सुतपा को मैदान में कूदना पड़ा और वो अलग अलग सामान लाल बत्ती वाले चौराहों पर बेचने लगी। पर इस सबसे माँ की दवाइयाँ और जिंदा रहने लायक खाना जुटा पाती थी सुतपा। इधर तीसरे बच्चे का जन्म होते ही लखन की बीवी ने सदा के लिए आंखें मूंद लीं, तो बिन माँ की बच्ची को पालना बहुत मुश्किल होने लगा था। लखन सब्जी का ठेला लगाता था और बड़ा ही भला इंसान था। उसी ने सुतपा के बाबा की बीमारी में कर्ज भी दिया था जो सुतपा की माँ को उतारना था। एक दिन लखन ने सुतपा की माँ से कहा, काकी आपको तकलीफ तो होगी, पर अगर दिन में आप मेरे बच्चे को अपने साथ रख लें तो मुझ पर एहसान होगा। मैं उनका खाना और छुटके का दूध सब आपके पास रखकर निकलूँगा। कहकर जब लखन ने हाथ जोड़ दिए तो वो मना ना कर सकी। अगले दिन से लखन बच्चों का खाना और दूध की बोतल रखकर जाने लगा। शाम को लौटकर अपने बच्चों को ले जाता और कुछ सब्जियां दे जाता। सुतपा वही सब्जियां पकाती और भात के साथ माँ बेटी खा लेती। एक दिन लखन का दूध मुहा बच्चा बहुत रो रहा था, तो लखन परेशान होकर काकी के पास आया और बच्चे के रोए जाने के बाद कहकर रुआंसा होगा खड़ा हुआ। माँ ने सुतपा के बच्चे को ले जाने के लिए कहा, पर वहाँ जाकर सुतपा ने देखा कि उसके घर सब्जियां देने वाले लखन के बच्चे नमक मिर्च से रोटी खा रहे थे। उसे बड़ा दुख हुआ और घर आकर उसने पकाई हुई सब्जी चुपके से डिब्बे में डालकर लखन को पकड़ा दी और मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा कर दिया। लखन ने बड़ी कृतज्ञता से सुतपा को देखा और अगले दिन से ज़्यादा सब्जियां सुतपा को एक घर देने लगा। अब सुतपा ज़्यादा सब्जी पकाती और चुपके से माँ को बिना बताए लखन के घर पहुँचा देती। कभी कभी थोड़ा भात भी दे आती। लखन कुछ ना बोलता, पर मुँह कृतज्ञता से उसकी आंखों में पानी साफ नजर आता। धीरे धीरे दोनों के बीच
एक मूक समझौता जैसा हो गया था। लखन शाम को सब्जी लेकर जब अपने बच्चों के लिए लेने आता तो सुतपा उसे हाथ में चाय का एक गिलास पकड़ा देती और वो बिना कुछ बोले चुपचाप चाय पी लेता। अगल बगल की खोली वालों से ज़्यादा दिन ये बात छिपी ना रह सकी और धीरे धीरे खुसर फुसर शुरू हो गई। पर दोनों परिवारों की बढ़ती हुई घनिष्ठता के कर्ज से तीखे दंश का जहरीलापन कम अवश्य दिखाई दिया। लखन में कोई ऐसा ऐब ना था, पान बीड़ी सिगरेट या गुटखा दारू कुछ भी तो नहीं खाता था लखन। एक दिन लौटते हुए लखन छोटी मछलियां खरीद कर लाया और सुतपा को देते हुए बोला, सुतपा ये मछलियां लाया हूँ, सरसों दे के बनाएगी क्या? सुतपा ने मुस्कुराकर पन्नी पकड़ ली और अंदर चली गई। उस रात लखन ने बच्चों के साथ सुतपा के घर पर ही पेट भरकर मछली भात खाया और फिर बच्चों को लेकर लखन अपने घर चला आया। माँ की तबीयत अब ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। दवाई खाने के बाद भी बुखार पीछा नहीं छोड़ रहा था और फिर एक रात माँ की बिगड़ी हुई हालत को देखकर सुतपा घबरा गई और भागती हुई लखन को बुला लाई। माँ शायद इंतजार ही कर रही थी। लखन को देखते ही सुतपा का हाथ लखन को पकड़ाया और बिना कुछ बोले ही एक लंबी हिचकी लेकर आंख बंद कर ली। सुतपा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो माँ की निर्जीव देह को देखकर रोने लगी। आस पड़ोस वाले भी जुट गए और सुबह माँ का अंतिम संस्कार भी लखन की मदद से हो गया। पर अब सुतपा बिल्कुल अकेली रह गई। लखन ने भी अकेली सुतपा के घर जाना कम कर दिया। शायद उसे तो सुतपा की बदनामी का डर था। कुछ दिन बाद सुतपा फिर सामान बेचने लाल बत्ती पर खड़ी होने लगी, पर अब आस पड़ोस के लोग उस पर नज़र रखे थे। जवान अकेली लड़की पर गिद्ध के जैसी न जाने कितनों की नज़रें टिक गईं और मौका मिलते ही नोच खाने को तैयार थीं। रात के अंधेरे में अब अक्सर दरवाजे की सांकल खटकती, पर सुतपा डर कर और सिमट जाती। कई बार तो जागते हुए ही सुबह हो जाती। जब आसपास के गिद्धों को नोच खाने का मौका न मिला तो वे सब सुतपा को लखन के साथ जोड़कर बदनाम करने लगे। सुतपा को देखते ही भद्दी फफ्तियाँ कसते और जोर जोर से फिल्मी गाने गाते। सुतपा कोई जवाब न देती। लखन के भाई से भी शिकायत करते थे कि कुलक्षणी लखन को जाल में फंसा रही है। अब लखन का भाई भी जब तब सांकल खटकाने लगता। लखन बहुत सोचता कि आखिर सुतपा का हाथ उसे क्यों पकड़ाकर गई जाते जाते, पर कोई जवाब न ढूंढ पाता। फिर एक शाम को लाल बत्ती से लौटते हुए सुतपा ठोकर खाकर गिर पड़ी और एक ईंट लगने से उसका माथा फट गया। खून से सन गई तो सुतपा की देह, पर किसी ने भी उसे होश में लाने की कोशिश नहीं की। सब बस घेरा बनाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद ही लखन भी अपना ठेला लेकर वापस आ रहा था कि भीड़ देखकर रुक गया। लोगों के बीच से रास्ता बनाता हुआ लखन सुतपा की सड़क पर पड़े हुए देखकर चौंक उठा और भागकर उसके पास पहुंचा। सुतपा अचेत पड़ी हुई थी। लखन ने सुतपा को बाजुओं में उठाया और अपने ठेले पर डालकर एक तरफ दौड़ पड़ा। ठेले पर कुछ सब्जियां पड़ी थीं। लखन ने लात मारकर ठेले की सारी सब्जियां गिरा दी और अपना ओछा बिछाकर मुश्किल से उस पर सुतपा को लिटा दिया। भीड़ से कोई मदद की उम्मीद नहीं थी। लखन ठेले पर सुतपा को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने घाव पर पट्टी कर दी और इंजेक्शन भी लगाया। इसी बीच भीड़ में से किसी ने लखन के भाई को जाकर बता दिया कि लखन उस कुलक्षणी को लेकर डॉक्टर के पास गया है। लखन का भाई गुस्से में आग बबूला होता हुआ आया और लखन पर बरस पड़ा। उसने सुतपा को झटके से खींचकर ठेले से उतारने की कोशिश की, पर तभी लखन ने आगे बढ़कर अपने भाई का रास्ता रोक लिया। दोनों भाइयों में तू मैं इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। लखन का भाई सुतपा से चीखते हुए पूछ रहा था, बोल उल्टा, क्या रिश्ता है तेरा मेरे भाई से? सुतपा अर्धबेहोशी की हालत में बड़बड़ाई,
कोई रिश्ता नहीं है दादा। पर वो उसे लात घूंसों से मारता हुआ बोला, झूठ बोलती है साली, आज मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगा। तभी अचानक लखन तन कर सुतपा के पास खड़ा हो गया और जोर से बोला, खबरदार जो अब एक शब्द भी किसी ने सुतपा के खिलाफ बोला। लखन ने लपक कर सब्जी काटने वाला दरांत उठा ली और जोर से चीखा, काट कर रख दूंगा अगर अब कोई कुछ भी बोला। सालों, जब सांकल बजा कर तुम्हारी दाल नहीं गली तो इस मासूम पर इल्जाम लगाने लगे। तुम लोग समझते क्या हो, मुझे कुछ पता नहीं, एक एक का चेहरा पहचानता हूँ मैं। लखन बोला। लखन का भाई लपक कर आगे आया और लखन से बोला, तेरा भेजा घूम गया है क्या? कौन लगती है ये तेरी? सारे मोहल्ले में बदनाम है ये छोरी, और तू इसे दवाई और सुई लगवा रहा है। माँ के मरते ही नाखून निकल आए हैं इसके। चल उतार इसे ठेले से, और खबरदार अगर दोबारा इसके साथ दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लखन, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आज नहीं दादा, आज कुछ मत कहना, वरना आज मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बड़े भाई हो। हटो मेरे रास्ते से, मुझे इसे घर लेकर जाना है। लखन ने दरांत लहराते हुए कहा। तो लोग डरकर पीछे खिसक गए। लखन का भाई फिर चीख कर बोला, घर ले जाएगा इसे? अपने माँ बाप को खा गई ये मनूस, और अब तुझ पर डोरे डाल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इसे घर लेकर जाएगा? कौन है ये तेरी? किस रिश्ते से इसे घर लेकर जाएगा? माँ है तेरी, भाभी है तेरी, बीवी है, या बोल कौन है ये? दादा, मेरा मुंह मत खुलवाओ, इसके दरवाजे की सांकल भी तुमको भी बजाते हुए देखा है मैंने, और जो यहाँ खड़े हैं उनमें से भी कईयों के चेहरे जानता हूँ मैं। अगर दरवाज़ा खुल जाता तब तो ये कुलच्छनी ना होती। सुतपा भी शोर सुनकर उठ बैठी और एक हाथ से माथा दबाकर ठेले से उतरने लगी। तभी लखन सुतपा की ओर लपका और बोला, तू लेट जा चुपचाप, मैं देखता हूँ कौन उठाता है तुझे यहाँ से। दादा, रिश्ते की बात मत करना, तुम लोग किस रिश्ते से इसकी सांकल बजाने गए थे? अभी बताता हूँ मैं ये कौन है रिश्ते में। लखन तेजी से ठेला आगे बढ़ाया और सीधा काली माता के मंदिर में पहुँच गया। उसने सुतपा को सहारा देकर ठेले से उतारा और पीछे आते भाई और उसके साथ की भीड़ को पलटकर देखा। फिर सुतपा का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए मंदिर के अंदर चला गया। उसे आते देखकर मंदिर के पंडित खड़े हो गए। लखन ने एक बार सुतपा को देखा और माता के चरणों के पास रखे सिंदूर के कटोरे को एक मुट्ठी सिंदूर लेकर आया और सुतपा की मांग में उड़ेल दिया। सुतपा की मांग और माथा चटक लाल रंग के सिंदूर से चमक उठा। लखन ने पंडित जी से कहा, काली माता और आपको साक्षी मानकर मैंने सुतपा की मांग भर उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया है, लेकिन अगर मैं ऐसा न करता तो बाहर खड़े सारे गिद्ध सुतपा को नोच कर खा जाते, और फिर ये कहीं किसी कोठे पर बैठ गई होती धंधा करने के लिए। पंडित जी, सुतपा की माँ मरते समय इसका हाथ मुझे पकड़ा कर गई थी। आज मैं समझ पाया हूँ इस बात का मतलब। आप हम दोनों को आशीर्वाद दें। इतना कहकर लखन सुतपा के साथ पंडित जी के चरणों में झुक गया। वृद्ध पंडित जी द्रवित हो उठे और माता के कंठ से 2 फूलों की माला उतारकर लखन को देते हुए बोले, ये लो माता का प्रसाद, ये माला एक दूसरे को पहना दो। लखन और सुतपा ने माला पहना दी। बेटी, अपना आंचल पसारो और माता से विनती करो कि वो तुम दोनों को आशीर्वाद दें। कहते हुए पंडित जी ने प्रसाद का पूरा थाल सुतपा के आंचल में उड़ेल दिया। सुतपा का आंचल मिठाइयों से भर उठा। माता के चरणों के पास चढ़े हुए लड्डू उठाकर दोनों को देते हुए बोले, ये लो माता का प्रसाद खाकर मुंह मीठा करो। और माता की एक चुन्नी उतारकर लखन को देते हुए बोले, लो बेटा, माता की चुन्नी अपनी पत्नी को सर से उड़ा दो। आज से तुम तो दोनों पति पत्नी हुए। लखन ने चुनरी सुतपा के सर पर उड़ा दी और सुतपा का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बोला, दादा, सुतपा मेरी विवाहित पत्नी है। मैंने अभी अभी पंडित जी और काली माता को साक्षी मानकर इसे अपनी पत्नी स्वीकार किया है। देखो इसकी मांग में चमकता हुआ ये लाल सिंदूर माँ काली के चरणों का प्रसाद है। अब मैं अपनी पत्नी को घर लेकर जा रहा हूँ।
किसी के मुंह से बोल न फूटे। और लखन सुतपा का हाथ पकड़े हुए भीड़ में से चलता हुआ अपने घर आ गया। सुतपा लखन की चौखट लांघकर चुनरी ओढ़े अंदर आई और लखन के पैरों में झुक गई। लखन ने सुतपा को कंधे से पकड़कर उठाया और चारपाई पर बिठा दिया। अपने दूध मुहे बच्चे को सुतपा की गोद में डालकर बोला, सुतपा, तुम्हें इन गिद्धों के बीच अकेली छोड़ने से ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि मैं इन 3 बच्चों के तुम्हें माँ बना दूँ, और मैंने वही किया। अब तुम सम्मान से मेरी पत्नी और इन बच्चों की माँ बनकर मेरे साथ रहोगी। अब कोई तुम्हें आधी रात को इस घर की सांकल नहीं बजाने की हिम्मत नहीं करेगा। सुतपा ने तीनों बच्चों को अपने अंग से लगा लिया और बड़े प्यार और सम्मान से लखन को देखने लगी। अब सुतपा और लखन एक दूसरे की छाया बनकर रहते और पल भर के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। पूरा परिवार एक साथ एक ही थाली में खाना खाता है और दोनों एक दूसरे की खुशियों का पूरा सम्मान करते हैं। सुतपा लखन की खुशी के लिए बन संवर कर पूरा समय उसके सामने रहती और उसकी हर इच्छा बड़े जतन से पूरा करती। दोनों में अगाध प्रेम है और दोनों ही अपने रिश्ते का सम्मान करते हैं। मैंने अपनी पूरी कहानी की और सोचने लगा, कितना अंतर है सुतपा और सुलेखा में। सुतपा के लिए लखन ही सब कुछ है। वो अचार, बढ़िया, पापड़, चिप्स नहीं बनाती, पर लखन के साथ बैठकर खाना खाती है, लखन की सेवा करती है, बच्चों को घुमाने ले जाती है, उन्हें पढ़ाती भी है, बन संवर के पति का इंतजार भी करती है और मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोलती है और साथ बैठकर बिना दूध वाली चाय भी स्वाद लेकर पीती है। मुझे लखन से थोड़ी जलन हुई। कितना भाग्यशाली है लखन, कुछ भी ना होते हुए भी कितना धनवान है वो, क्योंकि उसके पास कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ है, जो मेरे पास इतना सब कुछ होते हुए भी नहीं है। अचार और बढ़िया तो बाजार में भी मिल जाती हैं, पर एक दूसरे को देने वाला समय कहीं नहीं मिलता। जिंदगी की गाड़ी एक दूसरे के प्रेम और समर्पण पर निर्बाध गति से चलती है, किंतु इसकी गूढ़ता को कोई समाजशास्त्र में एमए करके भी नहीं समझ पाता और कोई सिर्फ 5 जमातें पढ़कर भी समझ जाता है। मैं यही सब सोच रहा था और सुलेखा ना जाने कब चाय का कप मेरी टेबल पर रखकर चली गई। अगले दिन मैं बैंक जाते समय लखन को अपने साथ लेता गया। लखन ने यह भी न पूछा कि कहाँ जाना है। मेरे बुलाते ही हाथ मुंह धोकर और सुतपा को बताकर कि साहब जी के साथ जा रहा हूँ, गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में मैंने पूछा, गाड़ी चला लेते हो क्या? वो बोला, जी साहब, मेरी पहली बीवी की मृत्यु के बाद छोड़ दिया। पहले तो मैं ऑटो चलाता था, ये देखिए मेरा लाइसेंस। बैंक पे पहुंचकर मैंने अपनी गारंटी पर लखन को एक ऑटो फाइनेंस करवाया और किस्त समय पर जमा करने की ताकीद के साथ ऑटो दिलवा दिया। लखन की खुशी का ठिकाना न था। वो बार बार मुझे धन्यवाद कहता रहा, पर मैं जान गया था कि वो जल्दी से जल्दी अपनी खुशी सुतपा के साथ बांटना चाहता है। 3 दिन बाद लखन को ऑटो मिल गया। वो तो सुतपा के साथ मिठाई के डिब्बे लिए बैंक में आ गया। दोनों ने बड़ी श्रद्धा के साथ मेरे पैर छुए और डिब्बा मेरी टेबल पर रख दिया। लखन हाथ जोड़कर बोला, साहब जी मना मत कीजिएगा, आपने जो कुछ मेरे लिए किया है उसका एहसान हम दोनों 7 जन्मों तक भी नहीं चुका पाएंगे। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने उठकर लखन की पीठ थपथपाई और कहा, जाओ लखन, घर जाओ, हमेशा एक दूसरे की परछाई बनकर रहना, और अब इसे लाल बत्ती पर कभी भी कुछ बेचने के लिए मत जाने देना। नहीं साहब जी, कभी नहीं भेजूंगा। आपका आदेश मेरे सर माथे। हाथ जोड़कर दोनों चले गए। मैं यूं ही खिड़की पर आ खड़ा हुआ। मैंने देखा सुतपा ऑटो में लखन के बराबर वाली सीट पर इतने गर्व से बैठी थी जैसे वो ऑटो में नहीं किसी महंगी कार में बैठी हो। उसी समय लखन ने शायद उससे कुछ कहा होगा और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ गया और सोचने लगा, बीते हुए कुछ सालों में
सुलेखा कभी भी मेरे पास कार में बैठकर आगे नहीं बैठी, कभी भी मेरे साथ वाली सीट पर नहीं बैठी। मेरा बेटा सुमेर ही हमेशा बैठता है और पीछे सुलेखा मेघा के साथ बैठती है। ये मौका भी कभी कभार ही आता है जब हम चारों एक साथ ही कहीं जाते हैं। अपनी अपनी किस्मत। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।